नमस्कार। 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले आपको देश का कोरोना अपडेट देते हैं। 24 घंटे में 43,733 नए केस सामने आए हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 97.18% हो गई है। 24 घंटे में 47,240 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 24 घंटे की बात करें तो 930 मरीजों की मौत हुई है। तो आंकड़े बढ़े हैं कोरोना से। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 43,733 नए मामले सामने आए हैं। रिकवरी रेट लेकिन अच्छी बताई जा रही है, 97.18%। वहीं 47,240 लोग ठीक भी हुए हैं। और अब बात करते हैं मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की। तो आज शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भी कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जिसमें सहयोगी दलों के भी कई नेताओं को जगह दी जाएगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में यह पहला विस्तार होना है। सभी नए मंत्री आज ही शपथ भी लेंगे और कहा जा रहा है कि यह विस्तार काफी बड़ा होगा। बहुत सारे नए चेहरे को जगह इसमें मिल सकती है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कई चेहरों को जगह मिल सकती है। कहा यह जा रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स को जगह मिल सकती है। एक मंत्रिमंडल विस्तार को बैलेंस रूप देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से होगी। और इस वक्त अब आपको बता दें कि कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास एक से ज्यादा मंत्रालय है। इनमें से कौन कौन मंत्री है आप देख सकते हैं। इन मंत्रियों का भार भी कम हो सकता है, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन के पास 3, पीयूष गोयल के पास 3, नरेंद्र सिंह तोमर के पास 4, रविशंकर प्रसाद के पास 3, जितेंद्र सिंह के पास 4, प्रकाश जावड़ेकर के पास 3 और प्रहलाद जोशी के पास 3 मंत्रालय हैं। और मंत्रिमंडल में विस्तार में उत्तर प्रदेश को तरजीह मिल सकती है। उत्तर प्रदेश से खास चेहरों को तवज्जो मिल सकती है। जिनमें जो नाम निकलकर सामने आ रहा है वो हम आपको बताएं तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण चेहरों को शामिल किया जा सकता है मोदी कैबिनेट में। प्रयागराज से रीता बहुगुणा को जगह संभव बताया जा रहा है। वहीं कानपुर से सत्यदेव पचौरी, बस्ती से हरीश द्विवेदी, खीरी से अजय मिश्रा, गोरखपुर से रवि किशन। उत्तर प्रदेश के कुछ दलित चेहरे भी रेस में शामिल बताए जा रहे हैं, जिनमें इटावा से रामशंकर कठेरिया, कौशांबी से विनोद सोनकर, मोहनलालगंज से कौशल किशोर को भी मौका मिलना संभव बताया जा रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। लखनऊ से अनामिका हमारे साथ हैं, दिल्ली से अनूप है हमारे साथ, मिर्जापुर से सुमित गर्ग है, प्रयागराज से सर्वेश और आगरा से हिमांशु त्रिपाठी हैं। सबसे पहले तो हम दिल्ली अनूप के पास चलेंगे और उसके बाद प्रदेश के अलग अलग जगहों पर हम चलेंगे। अनूप, अगर बात की जाए, मोदी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, कहा जा रहा है कि भारी भरकम विस्तार होगा। अब 81 लोगों का ये पूरा मंत्रिमंडल, अभी जिस तरह से बात हो रही है, तो इसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का वो चेहरा जिसके नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, इस बारे में क्या खबर? देखिए, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में ये पहला बड़ा विस्तार कह सकते हैं कि इस बार होने जा रहा है और आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा। पिछले 1 महीने से लगातार कवायद चल रही थी, एक तरह से कह सकते हैं कि मंथन चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे और उसके बाद जो सूत्र बता रहे हैं कि एक आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा। कुछ मंत्रियों के विभाग को बांटा जा सकता है, बदला जा सकता है। इसके अलावा कुछ नए मंत्रालय बनाने की बात कही जा रही है। जैसा आपने देखा कि कल भी एक मंत्रालय बनाया गया है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो जाहिर सी बात है, कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है। वैसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इन राज्यों की नुमाइंदगी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीय मंत्रिमंडल में देखी जाए। तो यही वजह है कि उत्तर प्रदेश से कुछ बड़े नाम, जिस नाम की चर्चा आप भी कर रहे थे, हालांकि उसमें वरुण गांधी का भी नाम प्रमुखता से है, पंकज चौधरी का नाम बड़े तरीके से है, तो कुछ बड़े नाम जो हैं वो शामिल कराए जाएंगे।
लेकिन आपको बता दूं कि कल जो सरकारी सूत्र की तरफ से पता चला है कि सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी, क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी, इसमें पढ़े लिखे और युवाओं को तरजीह दी जाएगी। यानी कि क्षेत्रीय स्तर पर किसी क्षेत्र को कहीं ना कहीं तरजीह देने की बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। इंतज़ार करना होगा, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी जो है इस मोदी मंत्रिमंडल में होने जा रहा है। बिल्कुल, अनामिका भी लखनऊ से हमारे साथ है। अनामिका, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे चेहरे होंगे जो इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हालांकि 5 राज्यों में चुनाव है, वहां की नुमाइंदगी भी होगी, लेकिन खास नजर उत्तर प्रदेश पर। देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व हमेशा से ही मोदी मंत्रिमंडल में ज्यादा रहा है और आप देखिए कि अभी भी वर्तमान में 10 मंत्री उत्तर प्रदेश से ऐसे हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा है, जिसमें पीएम मोदी खुद है। पीएम मोदी के बाद स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह समेत बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जो यूपी से ही जाते हैं। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और बीजेपी को बड़ा संदेश देना है, कम से कम जातीय संतुलन के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन को भी साधते हुए, लिहाजा माना यह जा रहा है कि ब्राह्मण चेहरा, दलित चेहरा, पिछड़ा चेहरा, इसके अलावा छोटे दल जो कि सहयोगी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए, उनको भी साधने का प्रयास किया जाएगा। जहां पे ब्राह्मण चेहरों की बात की जाए तो 2-4 नाम जैसे आप गिन भी रही थी, रीता बहुगुणा जोशी की बात करें, हरीश द्विवेदी की बात करें, अजय मिश्रा की बात करें, दलित चेहरों के तौर पर रामशंकर कठेरिया जो कि पहले भी मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुके हैं, इटावा से आते हैं, इटावा से सांसद है वो। इसके अलावा विनोद कुमार सोनकर, वो भी दलित चेहरा है। इसके अलावा लखनऊ से मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर, अनुप्रिया पटेल का नाम काफी तेजी के साथ हवा में है क्योंकि अनुप्रिया पटेल सहयोगी दल भी है। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर अभी जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं उसमें भी अनुप्रिया पटेल की पार्टी को 2 सीटें दी गई थी। तो ऐसे में प्रयास ये किया जा रहा है कि संजय निषाद, जैसे कि संजय निषाद पिछले दिनों में मिश्रा से मिलकर के आए थे, तो बताया ये जा रहा है कि उनको या उनके बेटे प्रवीण निषाद जो कि संत कबीर नगर से सांसद है, इन दोनों में से किसी एक को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वरुण गांधी जो कि बहुप्रतीक्षित नाम है, काफी समय से चर्चा में है, कई बार इनके नाम का जिक्र भी हुआ मंत्रिमंडल विस्तार के तौर पर, लेकिन अब तक नहीं हो पाया था। माना यह जा रहा है कि इस चुनाव से पहले चूंकि यूपी से सांसद वो भी हैं, लिहाजा उनको जगह मिल सकती है। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिहाज से 10 मंत्रियों के इतर अगर 10 नाम भी आगे आ जाते हैं तो शायद कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए एक बड़ा किला है जिसको गंवाने के लिए बीजेपी कम से कम कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होगी। लिहाजा इस मंत्रिमंडल में करना चाहती है। और चूंकि अगर सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर अगर बीजेपी आगे बढ़ती है तो फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह तो इन नेताओं में से कुछ नेताओं के तो बनते ही हैं। प्रयागराज से सर्वेश भी हमारे साथ है। सर्वेश, अगर प्रयागराज की बात की जाए तो यहां पर क्या चर्चा चल रही है? देखिए, निश्चित तौर पर प्रयागराज के लोगों में काफी उत्साह है और बड़ी तेजी से इलाहाबाद से सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी का नाम चल रहा है। हालांकि जब वो चुनाव जीती थी उसी समय ये कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें मोदी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, लेकिन उस वक्त उन्हें शामिल नहीं किया गया है। लेकिन अब जबकि मोदी कैबिनेट का पहला विस्तार होने जा रहा है तो इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है, इस बात की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा और उन्हें कोई अच्छा पोर्टफोलियो दिया जाएगा। ये बात भी कही जा रही है क्योंकि 2016 में वो 24 साल के बाद वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी और उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था और योगी कैबिनेट में उन्हें कई अहम विभागों की जिम्मेदारी मिली थी। परिवार कल्याण के साथ ही साथ महिला बाल विकास और पर्यटन मंत्री बनाया गया था, लेकिन 2019 में उन्हें सांसद का चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने हमने देखा कि एक के बाद एक सबको फोन आ रहे थे, सब दिल्ली की तरफ रुख कर रहे थे। रीता बहुगुणा जोशी जी का भी नाम आ रहा है, जिस तरह से आप कह रहे थे कि बहुत दिनों से और कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश भी इसमें है। तो क्या किसी तरह का कोई फोन कॉल आया है, किसी तरह की कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, हमारी जब उनके प्रतिनिधियों से कल बात हुई थी तो वो लखनऊ में थी, लेकिन अभी कोई जानकारी ऐसी नहीं है कि कोई फोन उनको आया हो या किसी ने कोई पुष्टि नहीं की। अगर आया भी होगा तो शायद वो मीडिया में पहले अनाउंस ना करें क्योंकि ये गोपनीयता भंग होती है। लेकिन ये कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी का नाम भी इस बार शामिल है और आज शाम को जो कैबिनेट का विस्तार होगा मोदी कैबिनेट का, उसमें उन्हें शामिल किया जा सकता है। देखने को मिल ही जाएगा, वो कहते हैं ना कि पर्दा उठ ही जाएगा उस पर से, उसका इंतजार भी हमें है। आगरा से हिमांशु भी हमारे साथ है। हिमांशु, आगरा में किस तरह की चर्चा? जी बिल्कुल, आगरा में चूंकि आगरा पहले भी प्रतिनिधित्व कर चुका है रामशंकर कठेरिया के रूप में, और रामशंकर कठेरिया तब आगरा के सांसद हुआ करते थे, लेकिन अब इटावा के सांसद हैं। आवास उनका यूनिवर्सिटी परिसर में ही है और यही आवास है रामशंकर कठेरिया का, और यहाँ बैठ के लोगों की समस्याएं सुनते हैं रामशंकर कठेरिया। लेकिन रामशंकर कठेरिया अब दिल्ली रवाना हो चुके हैं
और अचानक यह रवानगी हुई है, जिससे उनके समर्थकों में खुशी है और समर्थकों को ये उम्मीद है कि रामशंकर कठेरिया की ताजपोशी एक बार जरूर होगी। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा चेहरा है वो उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रहे एसपी सिंह बघेल का है। और एसपी सिंह बघेल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं और कद्दावर नेता माने जाते हैं बघेल समाज के, साथ ही साथ सर्व समाज में भी उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता है और कई बार सांसद रह चुके हैं, राज्यसभा के भी सदस्य रह चुके हैं। तो ऐसे में एसपी सिंह बघेल से जब बात हुई तो सांसद एसपी सिंह बघेल ने बताया कि वह भी दिल्ली है। तो आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल दिल्ली हैं, इटावा के सांसद रामशंकर कठेरिया जो कि आगरा जिनका आवास है वह भी दिल्ली है, और तीसरे जो सांसद आगरा के हैं वो राजकुमार चाहर, चूंकि उनको बड़ी जिम्मेदारी दे दी जा चुकी है और पिछड़ा मोर्चा जो है भाजपा का उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके नाम की चर्चा नहीं है। तो सीधे सीधे रामशंकर कठेरिया जो आगरा बिल्कुल, के तो निवासी जिनका हैं, नाम है वो सब चलो दिल्ली की तरफ चल पड़े हैं और कुछ लोग वहां पर पहुंच भी गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि इंतजार शाम का रहेगा कि वो कौन से नाम होंगे जो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का आज सुबह निधन हो गया। वो पिछले 8 दिनों से आईसीयू में भर्ती थे। 98 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। सुबह करीब 7:30 बजे उन्होंने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांस ली। दिलीप कुमार को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके चलते 29 जून को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो आईसीयू वार्ड में भर्ती थे। उनके निधन के बाद न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि उनके करोड़ों फैंस भी गमगीन हैं। दिलीप कुमार को आज मुंबई के सांता क्रूज कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। और अगर उनके फिल्मी करियर की बात की जाए तो एक लंबा चौड़ा उनका करियर था। 1944 से उन्होंने फिल्म में एंट्री की थी और तब से लेकर लगातार वो काम करते रहे। कई पुरस्कारों से इस दौरान नवाजे भी गए। अगर फिल्म फेयर पुरस्कार की बात की जाए तो 1983 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शक्ति के लिए उनको मिला था। 78 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार राम और श्याम के लिए मिला था। 1965 में उन्हें लीडर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, जबकि 1961 में फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कोहिनूर को दिया गया। वहीं 1958 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर नया दौर के लिए, 1957 फिल्म फेयर पुरस्कार देवदास के लिए, 1956 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार आजाद के लिए, 1954 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दाग, 2014 किशोर कुमार सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया। कई पुरस्कारों से दिलीप कुमार नवाजे गए और दिलीप कुमार के निधन के बाद पूरे लोगों के बीच शोक की लहर है। और खासतौर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बात की जाए तो उन्होंने दिलीप कुमार के निधन पर शोक जताया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि दिलीप कुमार अपने आप में उभरते भारत का इतिहास थे। उनका आकर्षण सरहदों के पार था। उप महाद्वीप के बाहर भी उनके चाहने वाले थे। उनका निधन एक युगांत है। दिलीप साहब हर भारतीय के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदना। तो राष्ट्रपति जी ने ये ट्वीट दिलीप कुमार के निधन पर किया है। प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए तो उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने दिलीप कुमार जी के लिए लिखा कि हमेशा सिने जगत के दिग्गज हस्ती के रूप में याद किए जाएंगे। अपनी खास अदाकारी से उन्होंने दर्शकों के दिल में जगह बनाई। पूरी सांस्कृतिक दुनिया के लिए ये बड़ा नुकसान है। और प्रधानमंत्री ने लिखा कि उनके परिवार, दोस्तों और चाहने वालों के प्रति मेरी संवेदना है। तो हर ओर शोक की लहर है। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या आम लोग हो, सभी इस वक्त बेहद गमगीन हैं और सबने अपनी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दिलीप कुमार के निधन पर दुख जताया।
भारतीय सिनेमा जगत के पुरोधा, अभिनय सम्राट, असंख्य कलाकारों के प्रेरणा स्रोत श्री दिलीप कुमार जी का निधन फिल्म जगत की अपूरणीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। और अगर महानायक अमिताभ बच्चन की बात की जाए तो उन्होंने भी ट्वीट किया कि एक इंस्टीट्यूशन चला गया। भारतीय सिनेमा का इतिहास जब भी लिखा जाएगा वो हमेशा दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद लिखा जाएगा। उनकी आत्मा की शांति के लिए मेरी लगातार दुआएं और परिवार को इस नुकसान को सहन करने की शक्ति दे। एक साथ हाथ ऊपर करके हाथ जोड़े, गहरा दुख हुआ। सभी अपने अपने तरीके से दिलीप कुमार जी को याद कर रहे हैं और यही सभी का मानना है कि दिलीप कुमार अपने आप में इंस्टीट्यूशन थे। लोगों ने इनसे बहुत कुछ सीखा, हमेशा वो लोगों को कुछ सिखाते थे। आज इतना बड़ा शख्स चला गया, एक बहुत बड़ा गैप खासतौर पर फिल्मी जगत के लिए जो कोई नहीं भर पाएगा। काफी समय से बीमार चल रहे थे दिलीप कुमार साहब और पिछले 8 दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थे। उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, आईसीयू में एडमिट कराया गया, लेकिन हर बार की तरह वो इस बार अस्पताल से ठीक होकर नहीं निकल पाए। दिलीप साहब हमेशा जनरेशन, आगे की जनरेशन को याद रखेगा। उनके परफॉर्मेंस से वो इंस्पिरेशन, प्रेरणा लेगा हमेशा। आपकी आखिरी मुलाकात कब हो पाई थी, बातचीत कब हो पाई थी? मेरी बहुत साल पहले बातचीत हुई थी। उसके बाद मुझे सहयोग नहीं मिला उनके साथ काम करने का, लेकिन मैं हमेशा उनके काम का कायल रहा हूँ। उनके काम को बहुत ही अप्रिशिएट किया है। हमेशा उनकी पिक्चरें मैंने देखी है और अभी भी जब पिछले साल मैंने ये जो लॉकडाउन हुआ था उस टाइम भी मैंने कई उनकी पिक्चर देखी। तो बहुत बड़ा एक वॉइड आया है हमारे फिल्म जगत में, जो जनरेशन ऑफ एक्टर्स उनको मिस करेगा। धन्यवाद। तो मधुर भट्ट याद किया, उन्होंने कहा कि मैंने उनकी सारी फिल्में देखी हैं और बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन इंसान, हमेशा दूसरों को इंस्पायर करने वाले व्यक्ति। पैंसठ से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया, बहुत सारे पुरस्कार अपने नाम किए और उनकी एक्टिंग के लोग कायल थे। जिस तरह से राष्ट्रपति जी ने भी लिखा कि सिर्फ अपने ही देश में नहीं, सरहद पार भी उनके चाहने वाले थे और उनके एक्टिंग को देखकर, खासतौर पर फिल्म जगत की बात की जाए तो बहुतों ने बहुत कुछ सीखा। बहुत सारी यादें उनके साथ रही। फिल्म का नाम था अब तो बन जा सजनवा। हमारी आउटडोर शूटिंग पर भी आया और मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मैं उनके घर अक्सर आया जाया करता था और बहुत सारी चीजें उन्होंने सिनेमा को लेके, एक्टिंग की बारीकियों को लेके हमेशा मुझसे डिस्कस की। इनफैक्ट इवन परिवार को लेके भी कि कैसे एक कलाकार को, परिवार को, फैमिली को, पत्नी को, बच्चों को लेके चलना चाहिए, कैसे एक आप हीरो होते हैं तो कैसे आप समाज को भी एक एग्जाम्पल देते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें, ये मेरे लिए बहुत आज ये पर्सनल लॉस है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं उनके बहुत, मेरा परिवार उनके बहुत करीब था। उनके परिवार के सायरा जी से मैं आई कैन इमेजिन कि आज वो बहुत दुखी होंगी, क्योंकि सायरा जी ने उनको बहुत बच्चों की तरह उनका ख्याल रखा अभी तक। एक मैं समझ रहा हूँ कि एक उम्र हो गई, लेकिन जाना तो एक बड़े कलाकार का खलता ही है सबको, और दिलीप साहब जैसे कलाकार बहुत कम हैं। मैं तो रवि किशन को